बस मेहनत करो बिना वक्त देखकर, एक दिन वक्त बदलेगा, तुम्हारे नाम के आगे कलेक्टर लिखा रहेगा। तो गाइज इसी पर्टिकुलर मोटिवेशन के साथ अपन लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर का गाइज लाइक का टारगेट है 300। आप लाइक के टारगेट को अब अचीव करिए। आपको रेगुलरली फ्री लेक्चर्स में यहां पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप मुझे लाइक्स देकर मोटिवेट करिए, मैं आपको लेक्चर रेगुलरली फ्री यहां पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है गाइज ये 9 फरवरी 2021 का। उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। आपके लिए मैंडेटरी है लेक्चर को रेगुलरली फॉलो करना और एंड तक रेगुलरली लेक्चर में बने रहना। और लेक्चर के दौरान मैं जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं करता हूं, इसके बाकायदा प्रूफ देकर बात करता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप चेक कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने यहां पर जितने भी टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो तो बता दूं कि यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जो भी टॉपिक्स यहां पर कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो आप प्रूफ को चेक करिए और रेगुलरली बने रहिए। और यहां पर सभी सोर्सेज से अपन न्यूज को कवर करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होगी। और गाइस पीडीएफ पेड पैकेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि 100 रुपीज पर मंथ की मात्र इसकी फीस है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में, राइट। और इससे रिलेटेड पेड पैकेज से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, फेसबुक पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कमलाक्ष झा के नाम से मैं फेसबुक पर हूं और 9713282838 ये मेरा नंबर है। ध्यान रहे इस नंबर पर कांटेक्ट नहीं करना है, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। सो गाइस आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स अपन डिस्कस करने वाले हैं तो उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूं। पहले पेपर 1 के अंदर अपन भीमसेन जोशी जी के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे ये कौन है। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 6 नए सर्कल्स क्रिएट किए हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये वाला जो टॉपिक है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ देखो यूपीएससी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है तो शायद पूछ सकती है। स्टेट सिविल सर्विसेज में तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक भी आपके लिए रख दिया है। इसके अलावा पेपर 2 के अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में डिस्कशन करेंगे, इस स्कीम को देखेंगे। अभी पहली इंडिया बहरीन ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग देखने को मिली है रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में, और रिन्यूएबल एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग को मीटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए कौन सी गवर्नमेंट यानी कि दूसरी कंट्री जो है वो इंडिया के साथ मिलकर किस प्रकार से काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, तो इस टॉपिक को देखेंगे। इसके अलावा भारतीय डाक जो है, इंडिया पोस्ट जो है और टाटा मेमोरियल सेंटर जो है, इसने एक स्पेशल कवर रिलीज किया है वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर। बट हालांकि ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अपन डिस्कस करेंगे वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में, इससे रिलेटेड बात करेंगे थोड़ी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर एक नया कोविड-19 का वेरिएंट देखने को मिला है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर पेपर 3 के टॉपिक्स में एक राइट टू प्रिवेसी को लेकर एक इशू हम लोग को सामने नजर आया है, जैसे कि जो मैसेजिंग वगैरह होती है ना लोगों की, चैट्स वगैरह जो लीक हो जाती है, तो उसको लेकर एक इशू सामने देखने को मिला है। यानी कि सरकार किसी भी इंसान की कन्वर्जेशन वगैरह जो होती है, उसके मैसेजेस वगैरह होते हैं, उसके फोन कॉल्स वगैरह होते हैं जो सरकार टैप कर लेती है, तो इसको लेकर एक चिंता हम लोग को देखने को मिली, कंसर्न देखने को मिला था। दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी, तो उस पूरे मामले को मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश दूसरी स्टेट बन गई है, दूसरी राज्य बन गई है जो कि पावर सेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रिफॉर्म लेकर आई है। इसके अलावा फिर अपन डिस्कस करेंगे रोपवेज के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर अब रोपवे आ गई है, तो उसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा कंपोजिट रॉ मटेरियल क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। मेट्रो नियो, आपने मेट्रो नियो शब्द सुना होगा, इस साल के बजट में अपन ने डिस्कशन भी किया था, तो उस पर बात करेंगे अपन थोड़ी सी मेट्रो नियो के बारे में। एरो इंडिया 2021, हालांकि शायद मैंने ये टॉपिक आपका कवर करा चुका है, बट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कवर कराया कि नहीं कवर कराया, क्योंकि ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फिर से यहां पर रख दिया। इसके अलावा फिर डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। काफी इजी सी चीज है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अभी आप जब देखोगे सुनोगे लेक्चर को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भी पूरे टॉपिक। तो ये पूरे टॉपिक है आज के जो डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। डिस्कस करेंगे पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में। तो जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट काम की चीज है जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। सबसे पहली चीज तो इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 4 फरवरी
1922 को इनका जन्म हुआ था और अगला साल जो है वो 2022 का है, यानी कि नेक्स्ट ईयर इनकी बर्थ को 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसी साल 4 फरवरी 2021 से ही इनका सेनेटरी सेलिब्रेशन यानी कि 100 ईयर जो इनको पूरे होने वाले हैं अगले साल, उसका सेलिब्रेशन अभी से शुरू हो गया है और एक साल तक पूरा इनका सेलिब्रेशन होगा इनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी का। और पंडित भीमसेन जी का पूरा नाम है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। 1922 में इनका जन्म हुआ था, 2011 में इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। और इंडियन वोकलिस्ट हैं ये, कर्नाटका के, और हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन से ये बिलोंग करते हैं और इनको ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग के तौर पर जाना जाता है और डिवोशनल म्यूजिक जो भक्ति संगीत होती है उसके लिए भी इनको जाना जाता है। और भीमसेन जोशी जी से रिलेटेड और क्या फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का जो किराना घराना ट्रेडिशन है उससे ये बिलोंग करते थे। 1998 में इनको संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ये हाईएस्ट ऑनर है जो कि संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दिया जाता है और इनको 2009 में भारत रत्न भी मिला है। इसके अलावा ये पद्म विभूषण भी इनको मिला है और पद्म भूषण भी इनको मिला है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बताइए भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये अवार्ड जो है वो किस पर्पस के लिए दिए जाते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स पर इन अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप बताइए। मैंने आपको मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ही इस टॉपिक के बारे में अपन ने डिस्कशन किया हुआ है, राइट, प्रीवियस लेक्चर में। तो ये था गाइस पूरी ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछी जा सकती हैं, इससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा। गाइस अब डिस्कस करेंगे 6 नए सर्कल के बारे में जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली क्रिएट किए गए हैं। तो आपको सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स पर एक आंसर लिखकर बताना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो उस मिनिस्ट्री का नाम नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। अक्सर ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो देखो आपको यहां पर ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, स्पेशली स्टेट सिविल सर्विसेज की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा फैक्चुअली ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कौन से 6 नए सर्कल्स हम लोग को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली देखने को मिले हैं। और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी थोड़ी सी चीज ध्यान में रखना क्योंकि कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकती है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखो राजकोट सर्कल गुजरात के अंदर है, इसको वडोदरा सर्कल से हटाकर एक नया सर्कल बनाया गया है। भोपाल सर्कल से हटाकर मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर सर्कल जो है वो बनाया गया है। और त्रिची सर्कल बनाया गया है तमिलनाडु के अंदर। चेन्नई और त्रिशूर सर्कल से हटाकर मेरठ सर्कल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया गया है। आगरा सर्कल से हटाकर झांसी सर्कल उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ सर्कल से हटाकर बनाया गया है। रायगंज सर्कल वेस्ट बंगाल के अंदर है, कोलकाता सर्कल से हटाकर इसको बनाया गया है। और हम्पी मिनी सर्कल इसको अपग्रेड किया गया है फुल फ्लेज सर्कल के तौर पर। दिल्ली मिनी सर्कल को मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है दिल्ली सर्कल के साथ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि न्यूज में हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड देखने को मिली। गाइस डिस्कस करेंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में एक जनरल पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि ये होता क्या है, तो आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप फोकस किया जा रहा है कि कम पानी का इस्तेमाल हो और ज्यादा से ज्यादा फसलें क्रॉप वगैरह हम लोग को देखने को मिल सके, क्रॉप कल्टीवेशन ज्यादा से ज्यादा हो। तो कम पानी में बेटर एग्रीकल्चर करने पर ये बेस्ड हम लोग को कंपोनेंट देखने को मिलता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की साइंटिफिक तरीके से मतलब जो खेत है उसमें साइंटिफिक तरीके से इतना ही पानी दिया जाए, यानी कि फसलों को उतना ही पानी दिया जाए जितनी उस फसल को, उस क्रॉप को रिक्वायरमेंट है, राइट। तो साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू यहां पर पानी देने की बात की जा रही है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि पानी को वेस्ट नहीं करने की बात की जा रही है कि किसान जो है वो साइंटिफिक अप्रोच को अपनाते हुए अपने खेत में उतना ही पानी दे जितना उनके खेत को पानी की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब वो प्रैक्टिस को हमें छोड़ना है। जब किसान जो है वो खेत में पाइप लगाकर जो है वो खोल देते थे, पूरा खेत जो है वो पानी से भर जाता था, अब उस प्रैक्टिस को छोड़ना है। अब हमें फोकस करना है पानी को बचाने के ऊपर भी, और जो खेती वगैरह जो हो वो साइंटिफिक तरीके से बेटर हो। जितनी क्रॉप को रिक्वायरमेंट, अगर उतना उस क्रॉप को पानी मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो खेत जो होगी उसकी फसलें भी हम लोग को काफी ज्यादा, काफी अच्छी ईल्ड जो है उसकी, काफी प्रोड्यूस जो है, उपज जो है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी खेत में, राइट। तो ये होता है ना कई बार, जैसे कि पौधा है, एक पौधे को आपने ज्यादा पानी दे दिया, पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा। बट अगर प्रॉपर तरीके से उसको पानी मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कभी नहीं मुरझाएगा और अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। तो यहां पर इसी साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर फोकस किया जा रहा है
कि क्रॉप को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उसको पानी दिया जाए, जिससे कि पानी की भी बचत हो और ज्यादा कल्टीवेशन भी हो और अल्टीमेटली फार्मर्स को ही फायदा हो। ठीक है, तो ये काफी शानदार कंपोनेंट हम लोग को पर ड्रॉप मोर क्रॉप का देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस स्कीम के अंडर आता है ये कंपोनेंट पर ड्रॉप मोर क्रॉप का। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी मैं अगर आपसे बात करूं, एक जनरल ओवरव्यू आपको दूं, तो आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए कृषि सिंचाई योजना, क्रॉप इरिगेशन स्कीम की यहां पर बात हो रही है। फोकस किया जाता है इरिगेशन के ऊपर कि हमारी कंट्री के अंदर जहां पर भी खेती किसानी हो रही है वहां पर पानी की प्रॉपर व्यवस्था जो है वो देखने को मिल सके, तो इस पर ये स्कीम फोकस करती है। और हाँ, ये स्कीम का ये भी फोकस होता है कि पानी को बचाना है, साइंटिफिक तरीके से पानी का उपयोग करना है, क्रॉप्स को जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी क्रॉप्स को मिलना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूं और एक और चीज बताता हूं कि 2015 और 2016 से जब से ये स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसी के अंडर जो ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो कंपोनेंट हम लोग को नजर आता है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर हमें देखने को मिलती है। हमारी कंट्री के सभी राज्यों के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ये इंप्लीमेंट कर रही है इस स्कीम को। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ये इस पर्टिकुलर स्कीम को हर राज्यों के अंदर हमारी कंट्री के लागू कर रहा है, ये डिपार्टमेंट, ये विभाग, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं कि इस स्कीम के या फिर इस कंपोनेंट के पर ड्रॉप मोर क्रॉप के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो देखो, मेनली फोकस करना है कि पानी का उपयोग एफिशिएंट तरीके से किया जाए, राइट, फार्म लेवल पर। किसके माध्यम से? माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से। माइक्रो इरिगेशन क्या होता है? तो ये टर्म आप अपने मेंस के एग्जामिनेशन में जरूर उपयोग कीजिएगा, माइक्रो इरिगेशन का टर्म। तो उससे क्या रहेगा कि आपका आंसर जो होगा वो काफी अच्छा दिखाई देगा, आप अगर ऐसे कुछ कुछ टर्म्स को अगर उपयोग करेंगे अपने आंसर में। तो माइक्रो इरिगेशन सिंपल सी चीज है, इरिगेशन जो हो रहा है, सिंचाई वगैरह जो हो रही है खेतों में, वो कम पानी के थ्रू हो। मतलब माइक्रो इरिगेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू कम मात्रा में इरिगेशन होता है, कम मात्रा में यानी कि सिंचाई होती है, कम पानी जो है वो दिया जाता है। लो वॉल्यूम इरिगेशन हमें ये देखने को मिलता है, राइट। इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर्स वगैरह का उपयोग किया जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम्स वगैरह का उपयोग किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर पानी का कम से कम इस्तेमाल करना, जितनी क्रॉप्स को पानी की रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी जो है वो क्रॉप्स को प्रोवाइड कराना। तो ये माइक्रो इरिगेशन में हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है, राइट। तो माइक्रो इरिगेशन मेंस में जरूर उपयोग कीजिएगा। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करना, सपोर्ट करना हर प्रकार के माइक्रो लेवल वाटर स्टोरेज या वाटर कंजर्वेशन या वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज को। तो कुल मिलाकर पानी को बचाने का कंपोनेंट भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तो नाम से ही हालांकि अपन ने समझ लिया था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, राइट। तो कहीं ना कहीं पानी को बचाने पर भी बात हो रही है और साथ ही साथ बेटर जो किसान जो है उनको बेटर प्रोड्यूस, बेटर उपज जो है वो मिल सके, उस पर भी मेनली फोकस किया जाता है। इसके अलावा पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के अंदर सरकार ये भी फोकस कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है कि अटल भूजल योजना, नमामि गंगे डिस्ट्रिक्ट्स, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, तो इन सब पर्टिकुलर जो पॉलिसीज है, इसके अलावा और भी काफी सारी पॉलिसीज है, स्कीम्स है सरकार की, तो उसमें भी पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कंपोनेंट जो है वो शामिल हो जाए। साथ ही साथ टारगेट किया जा रहा है कि वाटरशेड डेवलपमेंट जो है उसके माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किए जाएं और माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया जाए। तो देखो, कुल मिलाकर पानी को बचाने पर भी मेनली फोकस है इस स्कीम का। देखो, एक तो वाटर का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, वाटर का वेस्टेज नहीं होगा माइक्रो इरिगेशन के थ्रू, साथ ही साथ पानी को बचाना भी। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, बारिश हो रही है तो उस बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग स्टोरेज जो है, वाटर स्टोरेज जो है वो सेटअप करने हैं, तो इस पर भी मेनली फोकस करती है ये स्कीम, ठीक है। तो ये वाली बात है। इसके अलावा यहां पर फोकस किया जाता है कि माइक्रो इरिगेशन के पर्पस के लिए सरकार ने माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए का ये फंड है और ये नाबार्ड के तहत हम लोग को फंड देखने को मिलता है। 2018 और 19 में ये लाया गया था। माइक्रो इरिगेशन फंड भी है और सरकार 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन लोन के ऊपर, देखो इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या होता है, जब लोन लेते हैं तो लोन पर इंटरेस्ट चुकाना होता है, तो सरकार क्या कर रही है, उस इंटरेस्ट पर 3% की सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है राज्यों को। ये माइक्रो इरिगेशन फंड के अंडर ही ये चीज सरकार की हम लोग को देखने को मिलती है कि जिस भी राज्य के अंदर माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, जो व्यवस्था की जा रही है, तो उसमें भी जो भी सरकार लोन लेती है, राज्य सरकार जो भी लोन लेती है, तो उस लोन पर बनने वाले जो इंटरेस्ट होता है उस पर 3% की सब्सिडी जो है वो केंद्र सरकार प्रोवाइड करा रही है। तो ये वाला भी चीज एक फीचर इसमें हम लोग को या की कंपोनेंट इसमें हम लोग को देखने को मिलता है इस स्कीम के अंदर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो आप जानते हैं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 2015 में ये लॉन्च हुई थी। इसका मोटो है हर खेत को पानी। इसका ऑब्जेक्टिव है
कि कल्टीवेटेड एरियाज को एक्सपेंड करना, कि जो खेती वगैरह जहां पर होती है उस एरिया को एक्सपेंड करना और वहां पर अश्योर्ड इरिगेशन हो, यानी कि वहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो, मतलब कि कुल मिलाकर हर खेत में पानी की व्यवस्था हो, इस पर फोकस करती है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फोकस ये भी करती है कि पानी जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, एफिशिएंट तरीके से पानी का उपयोग हो, प्रोटेक्टिव इरिगेशन को क्रिएट करने पर फोकस करती है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि रेन वाटर मतलब हार्नेसिंग पर भी फोकस किया जाता है, हार्वेस्टिंग होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी जो है उसको बचाने के ऊपर फोकस किया जाता है कि उसको स्टोर करके रखो, वेस्ट मत जाने दो, कि कहीं ना कहीं उसका उपयोग कर लिया जाए। और इसके अलावा एक्यूफायर्स को इनहेंस करने पर, यानी कि उसके रिचार्ज पर फोकस किया जाता है कि एक्यूफायर जो है वो रिचार्ज हो जाए, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज के ऊपर मेनली फोकस किया जाता है कि ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो, राइट। कि तो ये चीज है गाइस इस स्कीम के बारे में, और जितना मैंने आपको बताया उतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। इससे बाहर का इस स्कीम से रिलेटेड और पर ड्रॉप मोर क्रॉप से रिलेटेड आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और मेंस में भी आप इतनी चीजें जरूर लिखिएगा, इसमें माइक्रो इरिगेशन वाला पॉइंट तो डेफिनेटली आपको लिखना ही है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस बात करेंगे पहली इंडिया और बहरीन की जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग के बारे में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस्ड ये मीटिंग देखने को मिली थी। सबसे पहली चीज तो मैं आपको कहूंगा, आप खड़े होइए, आपके स्टडी टेबल के सामने जो आपने बड़ा सा वर्ल्ड का मैप चिपकाया हुआ है, चलिए उसको इस्तेमाल करते हैं। खड़े होइए अपने वर्ल्ड मैप के सामने और बहरीन जहां पर कंट्री है वहां पर अपनी फिंगर रखिए। आप देखिएगा इंडिया के बगल में आपको पाकिस्तान दिखाई देगी, पाकिस्तान के बगल में आप देखिए ईरान है, ईरान के साउथ में आप देखिए आपको एक समुद्र दिखाई दे रहा है। अब उस समुद्र के उस पार देखिए बहरीन कंट्री आपको दिखाई देगी। उस कंट्री पर फिंगर रखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए बहरीन कंट्री कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, राइट। तो देखो इंडिया और बहरीन के बीच में एक पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग देखने को मिली है, और यह मीटिंग थी रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड के ऊपर बेस्ड। और मैं आपको बता दूं सन 2018 में ही इंडिया और बहरीन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था कि दोनों ही कंट्रीज मिलकर काम करेंगी रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड पर, राइट, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर दोनों मिलकर काम करेंगी। और दोनों ही कंट्रीज को पता है कि अगर क्लाइमेट चेंज के गोल्स को अचीव करना है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना। तो दोनों ही कंट्री काफी अच्छे से रिन्यूएबल एनर्जी की इंपॉर्टेंस को जानती हैं। और मीटिंग के दौरान दोनों ही कंट्रीज ने बताया कि उन्होंने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, यानी कि इंडिया ने भी बताया, बहरीन ने भी बताया, मिलकर बैठकर बातचीत हुई कि इंडिया की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस्ड कौन से इनिशिएटिव आए हैं। बहरीन ने अपने अपने रिन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव्स के बारे में बताया और बताया कि किस प्रकार से इनका काम चल रहा है, प्रगति पर किस प्रकार से इनका काम चल रहा है, प्रोग्रेस पर किस प्रकार से इनका काम है, क्या इनने प्रोग्रेस करी है, कैसी प्रगति करी और आने वाले समय में इनके क्या क्या टारगेट्स होने वाले हैं। तो ये सब चीजें इन्होंने आपस में शेयर करी। अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट क्या है, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट क्या है। तो ये सब आपके गाइस रिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये पूरे टॉपिक्स अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये सब चीजें तो आपको रटी रहनी चाहिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएंगे आप। इसके अलावा दोनों ने ये भी कहा है कि आगे चल के रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड पर अगर ये कुछ भी चीज अगर लॉन्च करते हैं और सक्सेसफुल चीज अगर निकल कर आती है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे। और दोनों ने ही कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में आपस में, यानी कि उन दोनों कंट्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर और बहरीन के अंदर, जो भी एजेंसीज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती है, प्राइवेट सेक्टर जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करता है, तो उनके बीच में भी ये कॉपरेशन पर फोकस करेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड कौन सी सोलार, विंड, क्लीन हाइड्रोजन, ये सब एरियाज पर अगर इंडियन एजेंसी या फिर इंडिया का प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वॉल्व है और वो अगर कुछ प्रैक्टिस कंडक्ट कर रहा है और वो सक्सेसफुल प्रैक्टिस होती है, निकलती है, तो बहरीन की जो एजेंसी है और बहरीन के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है ये आपस में भी मिलकर काम कर सकते हैं। तो इस पर मेनली फोकस किया गया। तो ये थी गाइस मीटिंग हम लोग को देखने को मिली इंडिया और बहरीन के बीच में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, और पहली मीटिंग थी तो इसके बारे में भी आपको एक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है गाइस। इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक और टाटा मेमोरियल सेंटर ने रिलीज किया है एक स्पेशल कवर वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर। आपको बता दें वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 4 फरवरी आपको ध्यान में रखना है, स्टेट सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। अब देखिए वर्ल्ड कैंसर डे की कुछ बात करें गाइस, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसका उद्देश्य होता है कि कैंसर के कारण जो लाखों लोगों की जो जान बचाई जा सकती है। आपको पता होगा इसकी कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो कैंसर से बचा जा सकता है, कैंसर का इलाज पॉसिबल हो सकता है। बट वहीं अगर कैंसर लास्ट स्टेज पर होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कैंसर का इलाज करना, राइट। तो ये सब आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं, जानते हैं इसके बारे में, है ना।
बट प्रॉब्लम यह है कि हमारी कंट्री में लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है कि प्रॉपर टाइम पर अगर कोई भी इशू हो रहा है तो उनको प्रॉपर टाइम पर डायग्नोस कर दिया जाए। इवन कई बार जो लोग बाग हैं डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर प्रॉपरली उसको डायग्नोस नहीं कर पाते या प्रॉपर टेस्ट वगैरह नहीं करवाते कैंसर को डिटेक्ट करने के ऊपर। तो इसके कारण से काफी सारे लोगों की जो है वो जान चली जाती है। लोगों को एक्चुअल में जब पता लगता है कि उनको कैंसर है जब उनका आखिरी स्टेज होता है। तो जो ये प्रिवेंटेबल डेथ है लाखों की संख्या में उसको बचाया जा सकता है हर साल, राइट, अवेयरनेस क्रिएट करके। और साथ ही साथ इस दिवस पर सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि सरकार तमाम एक्शंस लें ये कैंसर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए, यानी कि कैंसर के खिलाफ जो है वो सरकार वेरियस एक्शंस वगैरह लें। और इसको किसके द्वारा, वर्ल्ड कैंसर डे को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यूआईसीसी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है। ये मदद करती है ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी की कि ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी कैंसर के अगेंस्ट लड़ाई पर जो है वो तेजी लेकर आए, राइट। तो इस पर मेनली फोकस किया जाता है। और ये जो एनजीओ है 1933 में स्टैब्लिश हुआ था, सेटअप हुआ था, और ये एनजीओ स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। और वर्ल्ड कैंसर डे का ओरिजिन कब से हुआ है, यानी कि इसकी उत्पत्ति कब से हुई है? तो पेरिस के अंदर सन 2000 में वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर फॉर द न्यू मिलीनियम ये हमें देखने को मिली थी, ये वर्ल्ड समिट कैंसर के अगेंस्ट। तो इसी समय पर पेरिस चार्टर को अडॉप्ट किया गया था सन 2000 में, और तब से लेकर वर्ल्ड कैंसर डे हमें देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि सन 2019 में ये जो यूआईसीसी जो है, ये जो एनजीओ है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, इसने एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया था आई एम एंड आई विल के नाम पर। 3 सालों का ये कैंपेन था, और इसी कैंपेन के नाम पर बेस्ड इस साल की थीम हमें देखने को मिल रही है। आई एम एंड आई विल वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये थे वेरियस फैक्ट्स वर्ल्ड कैंसर डे से रिलेटेड जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के अंदर कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आ गया है। जैसे कि अपन ने पहले भी बात करी है कि यूनाइटेड किंगडम ब्राजील के अंदर ऑलरेडी कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आ गया है, यानी कि नया वर्जन कोरोना वायरस का देखने को मिल रहा है। और अब बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में भी एक नया वेरिएंट जो है वो कोरोना वायरस का आ चुका है, डिटेक्ट हुआ है, राइट। तो 3 वेरिएंट में से लेटेस्ट साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है जिसको 20H/501Y.V2 या फिर B.1.351 जो है वो नाम दिया गया है। और बताया जा रहा है कि ओरिजिनल वायरस से ये काफी ज्यादा इन्फेक्शियस है, काफी तेजी से फैलने वाला है। और इसके म्यूटेशन का नाम जो दिया गया है वो N501Y जो है वो इसका नाम रखा गया है, राइट। और बताया जा रहा है कि काफी तेजी से फैल सकता है ये नया वेरिएंट। और अब समय आ चुका है गाइज आप लोगों का कि आपको कोरोना वायरस के बारे में जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए हुए हैं, आप मैगजीन से हर एक टॉपिक को जो है वो मतलब अलग करके रखो, यानी कि रिवाइज करो, और एक अलग उस पर कोरोना वायरस के ऊपर एक अलग जो है वो आंसर बना के रख दो आप, कि कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा मेंस के अंदर तो आप किस प्रकार का आंसर लिखेंगे। तो अभी कंसोलिडेशन का टाइम आ गया है, तो आप 20 एक मिनट निकालिएगा आज के दिन, आपका ये आज के लिए टास्क है, कहीं पर लिख लो। 20 एक मिनट निकालिए और अपनी जो मैगजीन आती है उस मैगजीन से जितने भी कोरोना वायरस के जहां जहां पर मैंने जो जो टॉपिक्स आपके कवर कराए हैं वो पूरे उठाओ, गो थ्रू करो। आप देखो कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इतनी सारी फाइल्स में से सर्च कैसे करें? अरे थोड़ा सा स्मार्टली सर्च किया करो। आज की डेट में आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपको फाइल जो मिलती है पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलती है। अपने फोन पे पीडीएफ आप ओपन करो या डिवाइस पे लैपटॉप वगैरह पे पीडीएफ ओपन करो, सर्च का ऑप्शन आता है पीडीएफ में, फाइंड का उसमें रहता है ना एक ऑप्शन फाइंड करके या सर्च करके, कि पीडीएफ में आपको क्या सर्च करना है। तो वो वर्ड डाल दो कोरोना वायरस, कोविड डाल दो, कोरोना वायरस डाल दो, दो चीज आप डालो, कोविड डालोगे या कोरोना वायरस डालो या कोविड, ये दोनों ही यूज करना। तो जितने भी मैंने जहां जहां पर आपको टॉपिक्स पढ़ाए होंगे तो वो पूरे टॉपिक्स आपके मिल जाएंगे। जैसे ही आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है 2020 से, अगर तो 2020 से मैगजीन कितनी हुई? 12 मैगजीन हुई। 12 मैगजीन में सर्च करने में मुश्किल से 15 मिनट लगेगा आपको। तो इस प्रकार से आप सर्च कर लिया करो, तो उसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होनी है, और घबराना नहीं है कि अरे यार इतने पेजेस पढ़ेंगे कैसे नहीं मिलेगा। आसानी से मिल जाएगा, 2 मिनट 2 सेकंड में मिल जाएगा। जैसे आप डालोगे सर्च पे क्लिक करोगे 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, सामने आपके खुल के आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर मतलब मैगजीन के अंदर कोरोना वायरस शब्द है कि नहीं है, कोविड शब्द है कि नहीं है। तो स्मार्टली करो ना थोड़ा सा काम। और जैसे ही मिल गया तो जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है उसको आपने रिवाइज कर लिया, अच्छा हाँ ये कोरोना वायरस से रिलेटेड ये पॉइंट है, आप उसको देखते जाओ और साइड में एक पेपर लेकर चलो, उस पेपर पर मेंस का एक आंसर बना डालो कोरोना वायरस से रिलेटेड। ये आज का आपका टास्क है, ठीक है, आज ये आपको करना है। तो ये था गाइस साउथ अफ्रीका के कोविड वेरिएंट के बारे में एक जनरल जानकारी थी छोटी सी, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी एक नया वेरिएंट कोरोना वायरस का आ चुका है। ब्राजील, यूके और अब साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिला है। ठीक है, क्लियर है बातें यहां तक?
गाइज, राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है? इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, थोड़ी देर के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछ चुकी है राइट टू प्रिवेसी के बारे में। अच्छा, ये टॉपिक हम लोग जो अब कवर करने जा रहे हैं, ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि देखो गाइज, आप लोग वाकिफ हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कुछ समय पहले न्यूज वगैरह चली थी कि काफी सारे जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनकी व्हाट्सएप चैट वगैरह रिलीज हो गई थी। सरकार को पता लग गया था कि उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस जो है वो किसको क्या भेजे एग्जैक्टली, तो सरकार को पूरी उसकी जानकारी थी। तो उसको लेकर लोगों के बीच में एक डर आ गया। डर ये आ गया कि यार सरकार के पास तो कंट्रोल है, सरकार जो है वो किसी भी पर्टिकुलर इंसान के मोबाइल में वो इंसान क्या सर्च कर रहा है उसके बारे में पता लगा सकती है, उसकी सर्च हिस्ट्री क्या है, या किसको क्या उसने मैसेज भेजा, या किससे फोन पे क्या बात करी, तो पूरी जानकारी जो है वो सरकार को मिल सकती है। सरकार मॉनिटर कर सकती है, सर्विलांस यानी कि निगरानी रख सकती है, और सरकार की काफी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, मॉनिटरिंग करने के पर्पस के ऊपर बेस्ड होती हैं, पता लगाने के पर्पस के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि फोन टैप वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इंटेलिजेंस एजेंसी के पास वेरियस पावर होती है। और इवन अभी काफी सारी वेब सीरीज ऐसी आई है, जैसे कि एक काफी फेमस वेब सीरीज है, मेरे ख्याल से शायद अमेजॉन प्राइम की वो वेब सीरीज है, ये द फैमिली मैन करके वेब सीरीज है ये। तो उस वेब सीरीज के अंदर भी दिखाया गया था इसी प्रकार की चीजें कि जो मतलब वो जो होता है ऑफिसर जो होता है वो अपनी वाइफ की और अपनी जो डॉटर है उसके वो क्या मैसेज कर रही है, किसको क्या मैसेज कर रही है, तो उसके मैसेज को इंटरसेप्ट कर लेता है, यानी कि मॉनिटर कर लेता है, देख लेता है, चेक कर लेता है कि क्या मैसेज क्या किया, तो उसके पास डिवाइस रहती है। तो ये सब चीजें जब हुई, और ये तो सिर्फ मैंने आपको एक वेब सीरीज का एग्जांपल दिया, ना जाने कितनी सारी वेब सीरीज के अंदर और मूवीज के अंदर ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं कि जो ऑफिशियल्स वगैरह जो होते हैं वो पता लगा लेते हैं कि किसने क्या मैसेज भेजा। तो उसको देखकर जो है वो लोगों के बीच में डर आ गया कि अरे यार कि ये तो बहुत खतरनाक वाली बात है, लोगों की प्राइवेसी के ऊपर खतरा हो गया कि सरकार के जो ऑफिशियल्स वगैरह जो हैं या सरकार की जो वेरियस एजेंसीज हैं वो किसी के भी पर्टिकुलर जो भी मैसेज वगैरह जो होते हैं या जो भी फोन कॉल्स होती है, जो उनकी प्राइवेट डिटेल्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, उसकी जानकारी ले सकते हैं या निकलवा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, राइट। तो इसको लेकर बड़ा इशू हम लोग को सामने देखने को मिला था। तो इसी चीज पर एक पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट के पास सामने आई थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर केंद्र सरकार से बोला कि चलो आप जो है वो लिख कर बताओ, दो हमें रिस्पॉन्ड दो कि आपकी एजेंसी जो है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालती है और किस प्रकार की इंफॉर्मेशन निकालती है। तो केंद्र सरकार ने कहा है दिल्ली हाईकोर्ट से कि बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का ब्लैंकेट परमिशन यानी कि पूरी 100% परमिशन किसी भी एजेंसी को नहीं दी गई है कि कोई भी एजेंसी डीक्रिप्ट कर सके, मॉनिटर कर सके या इंटरसेप्ट कर सके किसी भी प्रकार के मैसेजेस को या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को। जो सरकार के जो सर्विलांस प्रोग्राम्स है जैसे कि सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस जिसको नेत्र के नाम से जानते हैं, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो नेट ग्रिड जो है, तो ये जो वेरियस सर्विलांस प्रोग्राम जो सरकार के हैं इसके थ्रू किसी भी एजेंसी को 100% परमिशन ग्रांट नहीं की गई है कि वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के मैसेजेस को, कम्युनिकेशन को और या फिर इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट कर सकें, राइट। तो ये केंद्र सरकार का कहना था। और हुआ ये था, ये एफिडेविट इसलिए सामने आया क्योंकि पिटीशन जो है वो लगाई गई थी, और पिटीशन जो लगाई गई थी वो मैं आपको बता देता हूं किसके द्वारा लगाई गई थी पिटीशन। तो एक हम लोग को एनजीओ देखने को मिलता है, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, CPIL। तो इसके द्वारा ये पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी। इनका कहना ये था कि जो केंद्र और राज्य सरकार की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है जिनके पास पावर्स है मॉनिटर करने की, इंटेलिजेंस को हासिल करने की सभी टेलीकम्युनिकेशन के बल्क पर, तो ये तो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है और उसका एक उल्लंघन हो गया कि हर एक इंडिविजुअल के मैसेजेस को इस प्रकार से अगर चेक किया जाएगा तो एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी के ऊपर खतरा है, उल्लंघन है ये राइट टू प्राइवेसी का। और इनका कहना यह था, पिटिशनर ने ये डिमांड करी थी कि एक ऐसी परमानेंट बॉडी बनाई जाए जो कि चेक कर सके कि ये जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या जितनी भी मॉनिटरिंग एजेंसी है, सर्विलांस पर्पस के लिए जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस पर्पस के लिए जितनी भी हमारी एजेंसी है उसके ऊपर मॉनिटर कर सके, चेक कर सके कि ये सब एजेंसी अकॉर्डिंग टू इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं वो अपनी पावर्स का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए एक अलग से बॉडी जो है वो सेटअप की जाए। तो ये पिटिशनर की ये कुछ डिमांड हम लोग को देखने को मिली थी। और गाइस इवन अगर हम लोग बात करें कि देखो ये बात तो खतरा है ही, ऑब्वियस ही बात है कि राइट टू प्राइवेसी का खतरा तो बना ही रहता है, बट हाँ अगर बात की जाए सर्विलांस की भी कि सर्विलांस क्यों इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग करना या निगरानी रखना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जानते हैं कि आज की डेट में हम लोग को टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, साइबर क्राइम, ड्रग्स कार्टल्स ऐसे केसेस नजर आते हैं जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसे केसेस को रोकने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि
सरकारी एजेंसी जो है वो, जैसे कि हमारी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की अपन बात करें, तो वो खुफिया जानकारी निकालती है। कैसे निकालती है? इसी के थ्रू तो निकालती है कि टेररिस्ट जो है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या उनका ऑपरेशन है, क्या बातचीत कर रहे हैं। तो उनको कैसे पता लगता है इंटेलिजेंस एजेंसी को? जब वो कम्युनिकेशन को सुन लेती है, या उनको लगता है कि हाँ यार ये कन्वर्सेशन जो हो रही है ये खतरनाक हो सकती है, या मतलब किसी प्रकार की, मतलब जो उनको लगता है कि संदिग्ध जो चीजें हैं, जो कन्वर्सेशन जो हो रही है वो संदिग्ध हो रही है, या उनको कहीं से कुछ लीड मिल जाए कि यार ये व्यक्ति जो है वो इन्वॉल्व है टेररिस्ट एक्टिविटी में, तो कुछ समय तक हो सकता है कि उसके जो मतलब वॉइस कॉल्स वगैरह जो होते हैं, मतलब जो भी कम्युनिकेशन कॉल्स वगैरह हो गए या कुछ भी मैसेजेस वगैरह हो गए किसी प्रकार के, तो उसको वो टैप करते हैं, यानी कि उस पर निगरानी रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो व्यक्ति हमारी कंट्री के लिए खतरा बन सकता है ना, और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के पर्पज के लिए एजेंसीज काम करती है। तो ये कहना भी गलत नहीं है कि मतलब ये एजेंसी वगैरह जो है वो मॉनिटर नहीं करती। डेफिनेटली मॉनिटर करती हैं, क्योंकि उनका काम है ना कंट्री को प्रोटेक्ट करना। कल को आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाओगे, आईएएस आईपीएस आप बनोगे, तो अगर बाई चांस आपके सामने कुछ सिचुएशन होती है कि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति है, अब देखो उसको डायरेक्टली आप अरेस्ट तो कर नहीं पा रहे हो क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं है, बट आपको शक है, और 90% से ज्यादा शक है कि यार ये किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए खतरा हो सकता है। तो हो सकता है ना कि आप ऑर्डर पास कर दो कि हाँ यार मॉनिटरिंग वगैरह करवाई जाए इसकी, मतलब चेक किया जाए कि ये मतलब किससे बात कर रहा है, क्या बात चल रही है इसकी किसके बीच में। तो वो मॉनिटरिंग के ऑर्डर आप पास कर सकते हो ना? नहीं कर सकते? डेफिनेटली करोगे, क्योंकि आपको तो अपनी डिस्ट्रिक्ट को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है उस व्यक्ति से, है कि नहीं? तो इसलिए सर्विलांस की आवश्यकता तो बहुत जरूरी है। और गाइस हाँ, ये बात भी कई हद तक सच है कि ऑफिशियल्स वगैरह जो है वो कई बार इस प्रकार की जो उनको पावर्स मिलती है उसका मिसयूज भी करते हैं। वो अपनी पर्सनल पर्पस के लिए भी मतलब ऐसे सिस्टम्स का उपयोग करते हैं। तो इनको मॉनिटर करना भी जरूरी है, नो डाउट कि एक ऐसी एजेंसी भी डेफिनेटली होनी चाहिए कि जो ऑफिशियल्स वगैरह के ऊपर भी मॉनिटर कर सके, राइट? चेक एंड बैलेंस का काम हो सके जिससे। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्लियर हो गई। गाइस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना कि आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाने वाला। पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश हम लोग को देखने को मिला है, और दूसरे नंबर पर ये हम लोग को आंध्र प्रदेश जो है वो नजर आ रहा है। सेकेंड स्टेट है जो कि पावर सेक्टर में रिफॉर्म लेकर आया है। और बताया जा रहा है कि रिफॉर्म के अंदर जो आंध्र प्रदेश है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड कराएगा इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का फार्मर्स को, किसानों को, और सितंबर 2020 से ही इसने ये चीज करना शुरू कर दिया है। और आंध्र प्रदेश के अंदर सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हुआ है 3 में से 1 रिफॉर्म पावर सेक्टर के अंदर बेस्ड जो हम लोग को रिफॉर्म्स देखने को मिले, उसमें से 3 में से 1 इसने किया है अभी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट। और मध्य प्रदेश पहले नंबर का स्टेट था जिसने इलेक्ट्रिसिटी या पावर सेक्टर पर रिफॉर्म लेकर आया था। उसके बाद फिर अब आंध्र प्रदेश हमें देखने को मिला है। गाइस मैं चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, इस टॉपिक को मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है 27 अगस्त 2020 को, तो 27 अगस्त 2020 के लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वाला टॉपिक आप देख लीजिए। और 19 सितंबर 2020 के लेक्चर में एक ड्राफ्ट अपन ने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020। तो इस टॉपिक को भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म से रिलेटेड ये टॉपिक आया आंध्र प्रदेश का, तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या रूल्स हम लोग को नए देखने को मिल रहे हैं तो उसका एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसका ड्राफ्ट एक सामने आया था, तो ये दोनों टॉपिक आप जरूर आज ही देखिएगा। ठीक है गाइस, रोपवेज के बारे में आप लोग को पता ही होगा। आप में से शायद कुछ स्टूडेंट रोपवे में बैठे होंगे, डेफिनेटली रोपवे के थ्रू आपने ट्रैवल किया होगा। तो ध्यान में रखना, अब से रोपवे जो है, रोपवे ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आएगा। तो रोपवे को पूरी तरह से डेवलप करना, मैनेज करना, उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाना, तो ये पूरी चीज अब करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी चीजें प्रीलिम्स में अक्सर आ जाती हैं। ठीक है, तो रोपवे के डेवलपमेंट की देखरेख जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे करने वाली है। और मिनिस्ट्री जो है ये रोपवे के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखरेख करेगी, रिसर्च के बारे में, पॉलिसी इस एरिया पर रोपवे सेक्टर पर जो पॉलिसी बनानी है तो इस पर फोकस करेगी, इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करेगी, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड नई नई प्रकार की रोपवेज लाई जा सके तो इस पर काम किया जाएगा, इस पर रिसर्च की जाएगी। और रोपवे सेक्टर पर एक बूस्ट मिलने वाला है, रेगुलेटरी रिजीम जो है वो सेटअप की जाएगी, रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी सेक्टर पर लाई जाए तो उस पर काम किया जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 को अमेंड किया गया है, और इसमें बेनिफिट मिलने वाला है स्पेशली ऐसे एरियाज पर जहां पर रोडवेज के थ्रू जाना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे एरियाज पर रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तौर पर ये
जो है वो काफी बेनिफिशियल होने वाली है रोपवे की सर्विस, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो इसकी देखरेख करने वाली है। इसके अलावा जो कंजेशन वगैरह होता है, कई बार ट्रैफिक जाम्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है, कुछ कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जहां पर बहुत कंजेशन होता है, तो वहां पर रोपवे के इस्तेमाल से जो है वो जल्दी से जल्दी ट्रैवल को फास्ट कर दिया जाएगा, राइट। और वर्ल्ड क्लास रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में डेवलप हो सकता है, क्योंकि अब मिनिस्ट्री इसकी देखभाल करने वाली है रोपवे सेक्टर की। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड और डेडिकेटेड रोपवे सेटअप किए जाएंगे, और ऑल्टरनेटिव मोबिलिटी सोल्यूशन इंडस्ट्री जो है वो देखने को मिल रही है हमें, यानी कि जो मोबिलिटी है, ट्रैवलिंग वगैरह का एक ऑल्टरनेट इंडस्ट्री हम लोग को रोपवे के तौर पर नजर आ रही है। और ये नई टेक्नोलॉजी जैसे कि सीपीटी की अगर बात करें, केबल प्रोपेल्ड ट्रांजिट, तो ये आने वाले समय में आने वाली है, यानी कि हमारी कंट्री में इस प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजीज अब रोपवे सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी। और जो अनरेगुलेटेड रोपवेज हैं उनकी सेफ्टी नॉर्म्स भी सेटअप किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो जहां पर भी रोपवेज वगैरह जो होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी के थ्रू जो है वो रेगुलेट किया जाएगा, जिससे कि किसी प्रकार का एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो, किसी प्रकार के कोई भी दुर्घटना वगैरह ना हो। और बढ़िया चीज है ये, तो याद रखना कि अब रोपवेज जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर हमें देखने को मिल रही है। गाइस, एचएएल और मेधानी के बीच में एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिली है। एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मेधानी यानी कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इनके बीच में एक एमओयू साइन हुई है। किस पर्पस के लिए? कंपोजिट रॉ मटेरियल के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के पर्पस के लिए। और ये एमओयू साइन हुई है बेंगलुरु में, जो एरो इंडिया 2021 हुई थी, तो उसी समय पर ये एमओयू साइन हुई है। और पहली बार ये एमओयू कंपोजिट रॉ मटेरियल्स के लिए साइन हुई है। तो देखो, आपसे क्वेश्चन कंपोजिट रॉ मटेरियल से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो कंपोजिट रॉ मटेरियल क्या होते हैं? तो मेनली ये प्रीप्रेग्स के फॉर्म होते हैं। प्रीप्रेग्स यानी कि कार्बन आर्मेड ग्लास के टाइप्स, यानी जो ग्लास वगैरह जो होते हैं ना उसके प्रकार, और ये इस्तेमाल किए जाते हैं कंपोजिट रॉ मटेरियल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में। यानी कि कुल मिलाकर जो मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं ना उसके डेवलपमेंट के लिए ये कंपोजिट रॉ मटेरियल्स उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इसके अलावा आज की रेट में हम लोग इन रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कराते थे, बट अब काफी शानदार चीज हो गई है, हमारी कंट्री के अंदर ही ये रॉ मटेरियल बनने वाला है। अब जब हमारी कंट्री के अंदर ये रॉ मटेरियल बनेगा तो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है, अभियान है, जिसके थ्रू हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो हमारी कंट्री में ही इसका प्रोडक्शन होगा कंट्री के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है कि लोगों को जॉब्स वगैरह भी मिलेगी, इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, हमारी जीडीपी में इसका असर देखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और अभी तक कोई भी इंडियन अप्रूव्ड या इंडियन क्वालिफाइड सप्लायर नहीं था जो कि इस प्रकार के कंपोजिट रॉ मटेरियल्स या फिर प्रीप्रेग्स जो है वो बना सके एयरक्राफ्ट के लिए। बट अब एचएएल और मेधानी जो है वो इस चीज पर काम कर रही है, इस चीज पर बनाएंगे। और मैं आपको बता दूंगा इसकी एचएएल सिर्फ एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन पर काम नहीं करती है, एयरक्राफ्ट को बनाने के ऊपर काम नहीं करती है, बल्कि रॉ मटेरियल्स को बनाने के ऊपर भी काम करती है जो एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उनमें से एक कंपोजिट रॉ मटेरियल जिसकी सख्त आवश्यकता थी, अब वो हमारी कंट्री में ही बनाया जाएगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अपन ने जब बजट डिस्कस किया था गाइस, तो आपने शायद नोटिस किया होगा मेट्रो नियो के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि बजट में मेट्रो नियो का जिक्र हुआ है। और मैंने आपसे कहा भी था कि बजट का जो टॉपिक है उस टॉपिक को, जैसे कि मैंने जो आपका बजट कवर कराया है, तो उसके अलावा भी जो भी काम की चीज आती जाएंगी आर्टिकल्स में, तो उसको अपन अलग से भी पढ़ेंगे, अलग से भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही जैसे कि अपन ने अभी मेरे ख्याल से शायद कल के लेक्चर में डिस्कस किया था ईपीएफ के बारे में, राइट, ईपीएफ के एक इशू को डिस्कस किया। तो ऐसे ही आने वाले, अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, 1 से 1.5 महीने तक आने वाले बजट से रिलेटेड और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड भी काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो उभर कर आएंगे सामने, तो उस पर मेनली फोकस करेंगे। देखो, एक आ गया मेट्रो नियो का जिक्र हुआ था। तो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि फॉरेन कंट्री में ऐसी बसें चलती हैं जो कि बहुत लंबी होती हैं, राइट। हमारी कंट्री के अंदर जो बसेस होती हैं उसके कंपैरिजन में हमारी कंट्री की 2 या 3 बसेस को लगा दो एक के पीछे एक, तब जाकर दूसरी कंट्री के अंदर वैसी बसेस देखने को मिलती है। कई बार आपने देखा होगा शायद मूवी वगैरह में, राइट, हॉलीवुड मूवीज वगैरह में। तो वैसे ये बस होती है, मतलब मेट्रो नियो इसी प्रकार की बस है। इस बस की खासियत ये होती है कि ये बस जो है, जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन चलती है, आपने देखा है ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है, ट्रेन के ऊपर ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका इस्तेमाल करके वो चलती है, राइट। ओवरहेड लगा रहता है ना उसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर एक हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसका इस्तेमाल करके जो है वो ट्रेन चलती है। तो वैसे ये मेट्रो नियो भी कुछ इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है कि सड़क पर ये चलेगी,
बट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उसके ऊपर जो है वो तार बिछाया जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का तार होता है ना ऊपर खंबे टू खंबा लगा रहता है, खंबे से खंबे पर लगा रहता है, तो वैसे ये तार जो है वो बिछाया जाएगा और उस तार से इलेक्ट्रिसिटी लेकर ये बसेस चलेंगी। काफी लंबी बसेस होंगी ये। तो यूनियन बजट में इसका जिक्र था। इनोवेटिव सिस्टम है ये मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पहली बार हमारी कंट्री के अंदर महाराष्ट्र की नासिक के अंदर मेट्रो नियो पर काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र की नासिक के अंदर मेट्रो नियो हम लोग को पहली बार देखने को मिलने वाली है। और बताया जा रहा है कि कंफर्टेबल, रैपिड, एनर्जी एफिशिएंट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगी, लेस नॉइजी ट्रांसपोर्ट मीडियम। जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां वगैरह जो होती है, आपने देखा होगा कि वो नॉइस वगैरह नहीं करती, क्योंकि उनमें इंजन जो है वो चलता नहीं है, मतलब नॉइस जनरेट नहीं करता इंजन। बट इलेक्ट्रिसिटी वाले में हम देखते हैं कि बहुत स्मूथ रहता है। नॉर्मल नॉन इलेक्ट्रिसिटी वाली जो गाड़ियां वगैरह होती है उसमें इंजन लगा रहता है, वो थोड़ा नॉइस करता है। इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ियां वगैरह नॉइस वगैरह नहीं करती वैसे, ठीक है। तो यही है कि मतलब लेस नॉइस ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर ये देखने को मिलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली सभी स्टेट गवर्नमेंट से कहा है, आग्रह किया है कि मेट्रो नियो पर विचार करें सभी स्टेट गवर्नमेंट, और अपनी अपनी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इस टेक्नोलॉजी को लेकर आए। मेट्रो नियो सर्विस की बात करें, इलेक्ट्रिक बस कोचेस होती हैं, इसकी लेंथ 18 से लेकर 25 मीटर्स की देखने को मिलती है। 200 से 300 यात्री जो है वो एक टाइम पर इस पे ट्रैवल कर सकते हैं। और बसेस के अंदर रबर के टायर्स होते हैं, और बसेस जो इलेक्ट्रिसिटी लेता है यानी कि पावर जो लेती है ये बसेस, तो वो ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू लेती है, जैसा मैं भी आपको समझा रहा था। और 600 से 750 वोल्ट डीसी सप्लाई इसका हमें देखने को मिलता है, जैसा कि रेलवेज या फिर ट्राम्स का हम लोग को नजर आता है, राइट, ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा बसेस जो है एयर कंडीशन होती है, ये वाली ऑटोमेटिक डोर ओपन क्लोजिंग सिस्टम इसका हम लोग को देखने को मिलता है। लेवल बोर्डिंग होती है इसमें, और कंफर्टेबल सीट्स होती है, पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले में। तो ये बेसिक फीचर्स हैं, मतलब उतना आपको जनरली पता होना चाहिए बस। और बाकी जैसे कि मेट्रो स्टेशन होता है ना, मेट्रो में अभी कभी आपने ट्रेवल किया होगा तो दिल्ली वगैरह में या बेंगलुरु वगैरह में या मुंबई वगैरह में, तो आपने देखा होगा जैसे कि मेट्रो की जो रेलवे स्टेशन जो होते हैं ना, मेट्रो रेल के स्टेशन, तो वैसे ही इसके भी स्टेशन हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये चीज है जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एरो इंडिया 2021 के बारे में। गाइस शायद से मैंने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली में, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स में एरो इंडिया का जिक्र था, तो मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए एक बार अगर शायद पढ़ा दिया है तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो, राइट। तो देखो एरो इंडिया 2021 जो है ये बेंगलुरु के अंदर हमें देखने को मिला था, हुआ था बेंगलुरु के अंदर एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ था 3 से लेकर 5 फरवरी 2021 के बीच में। आपको ध्यान में रखना है कि ये एशिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन के तौर पर हमें देखने को मिलता है। और एरो इंडिया साल में, मतलब 2 साल में एक बार होता है, ऑल्टरनेट ईयर्स पे होता है। बाइनियल एयर शो ये है, एविएशन एग्जीबिशन है, बेंगलुरु के अंदर ये हमें देखने को मिला है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इसका पहला एडिशन एयर शो का 1996 में होता है, और एरो इंडिया 2021 जो है इसका ये अभी जो हुआ है वो 13वां एडिशन है, 13th एडिशन है, राइट। और हाइब्रिड मोड पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, और वर्चुअल एग्जीबिशन इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इसमें इंकरेज किया जा सके, राइट। तो ये चीजें इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। इकोनॉमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है गाइस, मैंने आपको बॉन्ड कितनी बार समझाया है, याद है आपको? जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको पता ही होगा, न जाने कितनी बार मैं आपको बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा चुका हूं। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है ना, वो बॉन्ड्स होती है, राइट। एक प्रकार की बॉन्ड भी होती है, ट्रेजरी बिल्स भी होती है। बॉन्ड में डेट वगैरह लिखी रहती है। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो जनरली 1 साल के अंडर वाले हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि 1 साल से कम के जो सिक्योरिटीज होती है सरकार की, गवर्नमेंट की, वो ट्रेजरी बिल्स के तौर पर होती है। वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती है। और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर डेटेड सिक्योरिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, जिसकी मैच्योरिटी 1 साल या 1 से ज्यादा के पीरियड की होती है। देखो जब भी सरकार को मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है तो सरकार बहुत सारे ऑप्शंस सरकार के पास होते हैं, चाहे वो कहीं और दूसरी कंट्री से किसी इंस्टीट्यूशन से लोन ले ले या फिर सिक्योरिटीज अपनी जारी कर दे। सिक्योरिटी जारी करती तो सरकार एक प्रकार से लोगों से लोन मांगती है। मैंने आपको बॉन्ड के बारे में समझाया था ना। बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में जो जैसे कि एक कंपनी ने बॉन्ड को रिलीज किया, बॉन्ड को रिलीज करती है कंपनी लोगों के लिए, कि लोग बाग जो है, जैसे मैं हूं, मैंने अगर एक कंपनी का बॉन्ड खरीद लिया या सरकार का बॉन्ड खरीद लिया, मैं सरकार को दूंगा पैसे, और बॉन्ड पे जो मैच्योरिटी डेट होगी ना, उस डेट पर मैं जाऊंगा तो सरकार मुझे मेरे प्रिंसिपल अमाउंट तो रिटर्न करेगी, उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है अकॉर्डिंग टू जो भी टर्म्स होंगी उसकी, तो वो भी मुझे मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये लोन ही होता है, एक डेट होता है जो कि सरकार जो है वो जारी करती है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए, कंपनी के लिए, एंटिटीज के लिए।
तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, सिंपल तौर पे आप ये चीज समझो। अब मैं आपको प्रॉपर इसकी डेफिनेशन बताता हूं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। तो क्या ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, आप इसको ट्रेड कर सकते हो, राइट? यानी कि सरकार से लिया आपने और आप ये सिक्योरिटी किसी और को भी दे सकते हो। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, आपको उसे कुछ पैसे वगैरह, जैसे मान के चलते आपने लिए हो उससे, अब आप उसको बोलोगे यार मैं पैसे तो नहीं चुकाऊंगा, बट ये मैंने सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट किया हुआ, ये तू ले ले। फिर आप जो है वो अपने फ्रेंड को ये सिक्योरिटी दे दोगे। अब जितने में भी दो, वो डिपेंड करता है वो कितने में आप उसकी सेल आउट कर रहे हो, क्योंकि इसका सेकेंडरी मार्केट भी इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है। प्राइमरी मार्केट का मतलब डायरेक्टली आपने सरकार से लिया, बट सेकेंडरी मार्केट का मतलब आप जो है वो दूसरों को जो दे रहे हो, तो वो सेकेंडरी मार्केट की कैटेगरी में आ जाता है, राइट? तो ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है एक प्रकार का। जैसे कि मेरा फ्रेंड है, अब मैंने उससे पैसे उधार ले रखे थे, अब मेरे पास अभी पैसे नहीं है उसको देने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, यार जैसे कि मैंने उससे 1000 रुपए ले रखे थे और मेरे पास सरकार का जो है वो 1100 रुपए का बॉन्ड है या फिर 1000 रुपए का बॉन्ड है, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलना है। तो मैं उससे क्या बोलूंगा कि भाई देख, 1000 रुपए तो नहीं है मेरे पास, बट अगर तू 1 साल रुकेगा, रुक सकता है, और तो ये सिक्योरिटी ले ले सरकार की जो मैंने परचेज की हुई थी, ये सॉवरेन बॉन्ड है, ये ले ले तू, और इसके बदले में तेरे को इतना % इंटरेस्ट भी मिल जाएगा अगर तू 1 साल तक वेट कर सकता है। तो ये तू सिक्योरिटी के तौर पर ले ले कि तू तुझे जो है ये फायदा मिल जाएगा इससे। तो ये इस प्रकार से भी ट्रेड होता है इसका, कि लोग आपस में बेच देते हैं। कुछ लोग खरीदते हैं, जैसे मान के चलिए कुछ लोग कम में खरीद लेते हैं बॉन्ड को, आने वाले समय में या सिक्योरिटीज को सरकार की, आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कई बार सिक्योरिटीज वगैरह जो होती है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेस्ड भी होती हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर भी बेस्ड होती है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी बेस्ड होती हैं। आप जो है वो आप उसको आज कम कीमत पे खरीद के कल को ज्यादा कीमत पे भी बेच सकते हो। तो ऐसे भी सिनेरियोज आते हैं, राइट? तो ये वाली चीजें आपको बतानी चाहिए। बट अभी के लिए सिंपल के तौर पर ये समझो कि एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है और ये सरकार का डेट ऑब्लिगेशंस होता है, यानी कि सरकार लोन लेती है पब्लिक से या इंस्टीट्यूशन से या एंटिटी से। और ऐसी सिक्योरिटीज 2 प्रकार की होती हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेजरी बिल आता है। ट्रेजरी बिल की जो ओरिजिनल मैच्योरिटी होती है, यानी कि किस दिन वो ट्रेजरी बिल जो है वो खत्म होगा, एंड होगा, तो उसकी 1 साल से कम की होती है। और लॉन्ग टर्म के अंदर सरकारी बॉन्ड्स आते हैं। अब देखिए, सरकारी बॉन्ड को सॉवरेन बॉन्ड भी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है? और इसकी जो डेट होती है, मैच्योरिटी डेट, वो 1 साल या उससे ज्यादा की होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दोनों ही इशू कर सकती है, ट्रेजरी बिल या फिर बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं। बट याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ बॉन्ड्स इशू कर सकती है या फिर सिक्योरिटी, डेटेड सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है? और ये स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के पर्पस के लिए हम लोग को देखने को मिलता है। और सरकार इसे इशू करती है, तो ऑब्वियस ही बात है, जब सरकार इशू करेगी तो इसके ऊपर कोई भी डिफॉल्ट का रिस्क नहीं होगा। तो इसलिए ये रिस्क फ्री गिल्ट के तौर पर जाने जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट रिस्क फ्री गिल्ट के तौर पर जाना जाता है। क्योंकि देखो, कंपनी जो है वो कंपनी डूब जाएगी, तो हो सकता है कि आपने उनसे जो बॉन्ड लिया होगा तो वो शायद कंपनी आपको रीपे ना कर पाए, वो वैल्यू जो उसने कमिट करी थी। बट सरकार जो है उसको तो ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है सिटीजन्स के बीच में, राइट? सरकार का काम वेलफेयर ऑब्जेक्टिव का होता है, उसको थोड़ा प्रॉफिट बनाने का काम, उसका काम तो वेलफेयर का भी होता है। तो सरकार से जब बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं तो सरकार के बॉन्ड्स कभी डूबते नहीं है, तो वो काफी सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं या काफी सिक्योर्ड सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है? तो ये चीज इसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और आपको बता दें कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है या फिर एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनको भी अलाउ किया जाता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट हाँ, समय समय पर लिमिट सेट की जाती है कि कितने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो वो लिमिट सेट करती है सरकार समय समय पर। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड भी प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, राइट, बट उसका सप्लाई लिमिटेड है, तो ऑब्वियस ही बात है कि प्राइस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जब डिमांड बढ़ी हुई है और किसी को चाहिए, और जैसे कि मैं हूं, मैंने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदी, तो मैं सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल आउट कर सकता हूं ज्यादा कीमत पे, राइट? इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जब चेंज होते हैं तब इसके प्राइसेस इफेक्ट होते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, राइट? इसके अलावा इन्फ्लेशन हो गया, लिक्विडिटी हो गया, तो ऐसे कुछ और दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से इसके प्राइस फ्लक्चुएट कर जाते हैं। इसके अलावा कई बार जैसे कि मनी, फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट, कैपिटल मार्केट, इनमें अगर कुछ चेंजेस आता है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज में कुछ चेंज आ गया, तो उसके कारण भी प्राइस में फ्लक्चुएशन हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, स्पेशली यूएस ट्रेजरीज के अंदर कोई डेवलपमेंट हुआ, कोई चेंज हुआ, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के प्राइसेस वगैरह फ्लक्चुएट कर जाते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर कोई एक्शन लिया, पॉलिसी एक्शन लिया, जैसे कि रेपो रेट को चेंज किया, कैश रिजर्व रेशियो को चेंज किया, ओपन मार्केट ऑपरेशन में चेंजेस लेकर आई, राइट, तो फिर इसमें हम लोग को नजर आता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फ्लक्चुएशन होता है, थोड़े चेंजेस आते हैं इसके रेट्स वगैरह में, प्राइस वगैरह में, ठीक है? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स पर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की
आप डेफिनेशन लिखकर बताइए, प्रॉपर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की। इसके अलावा आप रेपो रेट की, कैश रिजर्व रेशियो की, ओपन मार्केट ऑपरेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब गाइस प्रॉपर डेफिनेशन बोल रहा हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा। और प्रॉपर डेफिनेशन लिखने का गाइस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेंस के अंदर आप अगर अपनी समझ के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे किसी पर्टिकुलर टर्म्स को, और ऐसे टर्म्स को जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, बचपन में आप स्कूल गए हो ना, स्कूल में आपने डेफिनेशन डेफिनेटली याद करी होगी, तो वैसे ही आपको याद करना है। क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करते हैं उनको अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखकर दे दोगे ना जैसे बुक में, इतना खुश हो जाएंगे कि ये मान के चलो कि आपके हर एक आपने जो आंसर लिखा है उसको अलग ही लेवल से देखेंगे वो। क्योंकि उनको लगेगा ना कि अरे यार ये तो मतलब डिफाइन कर रहे हैं पूरे टर्म्स वगैरह को, ये तो इंटेलेक्चुअल बच्चा है या बच्ची है ना। तो इस तरीके से थोड़ी ये ट्रिक्स अपनाया करो, ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। मुझे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर मेंस की कुछ ट्रिक बता दो, आंसर कैसे लेके, आंसर कैसे लेके। मैं हर बार बताता हूं बट स्टूडेंट पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते हैं लेक्चर्स के दौरान। जो भी चीज मैं आपको बोल रहा हूं, मैं हमेशा इसलिए स्टार्टिंग में कहता हूं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, जो बता रहा हूं, रिलीजियसली फॉलो करो, देखना 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलो ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की अपन ने बात कर ली। अब पहले बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का टॉपिक न्यूज में क्यों आया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी मौका दिया है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जो है वो खरीदारी बिक्री कर सकते हैं। और अभी तक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्टली ओपन नहीं करा सकते थे अपना गिल्ट अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड नहीं कर सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज। और ये सब जो कंपनी है इनका जो लॉट साइज है ये 5 करोड़ या उससे ज्यादा का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर इस पर लिक्विडिटी हम लोग को नहीं देखने को मिलती स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। प्राइमरी मार्केट पर ही बेस्ड ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट हम लोग को मेनली देखने को मिलता है, राइट। तो यानी कि अगर दूसरे शब्दों की बात करें तो स्मॉल इन्वेस्टर जो है या फिर रिटेल इन्वेस्टर जो है, तो इनको इन्वेस्ट करने का कोई आसान तरीका इनको नहीं मिल पाता था, तो इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे इन सब चीजों में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। बट अब बताया जा रहा है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के थ्रू। तो इसलिए ये चीज हमें देखने को मिली। बट मेनली आप लोग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए पहले इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको बातें?